नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी जनरल अवेयरनेस बिट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस बिट्स चैनल सामान्य ज्ञान के सभी छोटे से बड़े विषयों पर रूट से फ्रूट तक का संपूर्ण विश्लेषण तथ्यात्मक रूप से करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों से विजय प्राप्त की। उन्होंने केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी दोनों जगहों से रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त की। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राहुल गांधी ने कुछ दिनों बाद ही आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह वायनाड या रायबरेली दोनों सीट के मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह हैं, किंतु वह किसी एक सीट को चुनना चाहते हैं। तो सवाल यह उठता है कि वह किसी एक सीट को क्यों चुनना चाहते हैं। वह दोनों सीट से विजय प्राप्त करने के पश्चात दोनों सीटों से क्यों नहीं निर्वाचित हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह भी है कि क्या यह पहली बार हो रहा है या ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दोस्तों, यह पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। ऐसा पहले भी हो चुका है। अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से 3,64,000 मतों और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 3,90,000 मतों से विजय प्राप्त की, जैसा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से हम रिजल्ट को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। वर्ष 1966 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ और गांधीनगर से चुनाव लड़ा तो उन्होंने गांधीनगर को छोड़कर लखनऊ को बरकरार रखा। इसी प्रकार से सन 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बेल्लारी और अमेठी से चुनाव लड़ा। उन्होंने बेल्लारी को छोड़ते हुए अमेठी को कंटिन्यू रखा। और 2019 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा और वाराणसी से चुनाव लड़ा, किंतु उन्होंने वडोदरा को छोड़कर वाराणसी को बरकरार रखा। तो ऐसा क्यों होता है? सभी ये नेता 2 जगहों से चुनाव क्यों लड़ते हैं और 2 जगहों से चुनाव लड़ने के पश्चात एक सीट को क्यों छोड़ते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, इसका उत्तर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) अर्थात जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 33 के उपखंड 7 में यह कहा गया है, जिसमें कि नाम निर्देशन पत्र का उपस्थित किया जाना और विधिमान्य नाम निर्देशन के लिए जो अपेक्षाएं हैं उनकी बात की गई है। तो दोस्तों, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुना जाता है तो उसे परिणामों के 14 दिनों के भीतर उसमें से किसी एक से इस्तीफा देना होगा। उसे किसी एक में से इस्तीफा देना होगा। अब जब वह किसी एक में से इस्तीफा नहीं देगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों को वैकेंट मान लिया जाएगा। और अगर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को वैकेंट मान लिया जाएगा तो निर्वाचन आयोग उन क्षेत्रों में चुनाव करा देगा। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें यह है धारा 33 और इसके 7 में कहा गया है कि इस अधिनियम की उपधारा 6 में या उसके किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा। तो यह इसमें कहा गया। यही उत्तर है इस बात का कि राहुल गांधी या पुराने कोई भी नेता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित क्यों नहीं हो पा रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की। तो दोस्तों, यह नियम 1951 में पारित हुआ और इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहा गया। इसमें संसद के सदनों और हर एक राज्य के विधानसभाओं, विधानमंडलों, सदन या सदनों के लिए निर्वाचन के संचालन के लिए उन सदनों में सदस्यता कैसी होगी, उनकी अर्हताएं और निरहताएं कैसी होगी, उनसे संबंधित जो संसक्त या भ्रष्टताएं हैं, जो आचरण है,
अन्य जो निर्वाचन अपराध हैं और ऐसे निर्वाचनों से उद्भूत या सशक्त आशंकाओं और विवादों के उपबंध के लिए अधिनियम बनाया गया। अब दोस्तों यह अधिनियम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत पारित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 327 के अनुसार कहा गया था कि संसद जो होगी वो समय समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या विधानमंडल या सदन के चुनाव से संबंधित या संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकेगी, जिसमें मतदाता सूची को निर्माण करना होगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन करना होगा, ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामले इसमें शामिल। इसके पश्चात देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों 1950 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में केवल सीटों के वितरण और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और ऐसे चुनाव में मतदाताओं की आवश्यकताओं और मतदाता सूची के निर्माण को ही संबोधित किया गया था। इसलिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लाया गया, यानी कि 1950 के अधिनियम से कुछ संशोधन कर 1951 का अधिनियम लाया गया। फिर इसमें चुनाव से संबंधित सभी प्रावधान शामिल नहीं थे। दूसरा, संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों को वास्तव में कैसे चुना जाएगा, इन सदनों में सदस्यता के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, अपवाद क्या है, भ्रष्ट प्रथाएं क्या है और अन्य चुनाव अपराधों और चुनाव विवादों का समाधान कैसे किया जाएगा, इसके लिए जो अधिनियम 1950 था इसकी बातें नहीं थी, इसलिए अधिनियम 1951 लाया गया। फिर इन सभी आवश्यकताओं को, सामान्य आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया था। अब दोस्तों इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं, उन प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रावधान है कि संसद की सदस्यता, योग्यताएं, अयोग्यताएं क्या हैं और ऐसा ही राज्य विधानमंडल के लिए सदस्यता, योग्यताएं और अयोग्यताएं क्या है। फिर आम चुनाव की अधिसूचना के बारे में प्रावधान है, जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। इसी प्रकार से चुनाव का संचालन जो होगा उसके लिए प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, फिर उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत नीचे स्तर तक जाते जाएंगे तो बहुत सारे कर्मचारी लगते हैं, रिसोर्स की आवश्यकता होती है, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। तो वह किस प्रकार से काम करेगी, कैसे उसका अधिग्रहण किया जाएगा। फिर राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होगा, निर्वाचन में शामिल होने के लिए राजनीतिक दल किस प्रकार से पंजीकृत हो सकते हैं। फिर चुनाव का संचालन कैसे होगा, मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके उम्मीदवारों को कुछ सामग्री निःशुल्क आपूर्ति की जाती है, वह किस प्रकार से की जाएगी। फिर चुनावों को लेकर विवाद क्या क्या है, उनका समाधान कैसे होगा, भ्रष्टाचार और चुनावी अपराध क्या है, उनसे कैसे डील किया जाएगा, सदस्यों की जो निर्हताएं हैं उनके संबंध में या उनके जांच के संबंध में निर्वाचन आयोग के पास में क्या क्या पावर है। फिर रिक्तियों को जो भरना है उसके लिए उपचुनाव कैसे होगा और उसकी समय सीमा क्या होगा। जैसे अभी राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो जैसे ही वो उस सीट को छोड़ेंगे तो निर्वाचन आयोग तुरंत उस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर देगा, उसकी अधिसूचना जारी कर देगा और उसकी समय सीमा की निर्धारण कर देगा, उसमें उपचुनाव कराया जाएगा। इस रिक्ति को भरने की समस्त शक्तियां भी इस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को प्राप्त है। फिर इस चुनाव से संबंधित विविध प्रावधान क्या है और सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर अन्य न्यायालयों की बात की गई है। तो चुनाव से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निर्णय सिविल न्यायालयों में नहीं किया जाएगा, इसकी बात की गई है। अब ये देखते हैं दोस्तों कि इस अधिनियम में कितने भाग हैं और उनमें कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। तो कुल इसमें 5 भाग हैं और 4 अनुसूचियां हैं। तो देख लेते हैं। पहले भाग में प्रारंभिक सामान्य परिभाषाओं की बात की गई है। द्वितीय भाग में सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, डिलिमिटेशन की बात की गई है। फिर भाग 2 का जो ए है उसमें अधिकारियों की बात की गई है कि चुनाव से संबंधित अधिकारी कौन कौन होंगे। भाग 2 बी में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची की बात की गई है। भाग 3 में विधानसभाओं के लिए मतदाता सूची के निर्माण प्रकाशन की बात की गई है। भाग 4 में परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची की बात की गई है। दोस्तों यहाँ परिषद से हमारा तात्पर्य जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज से है, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनसे है, या फिर जो पंचायतें हैं उनसे है हमारा तात्पर्य, जैसे कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत।
या कि फिर हम देखें जो नॉर्थ ईस्ट है हमारे इंडिया का, उसमें जो डेवलपमेंट काउंसिल होती है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उनकी उन परिषदों की बात की गई है। तो इसी प्रकार से भाग 5 में सामान्य बची हुई चीजों की बात की गई है। अब अनुसूचियों की बात अगर हम करें तो पहली अनुसूची जो है उसमें लोकसभा के सीटों का आवंटन, दूसरी अनुसूची में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या, तीसरी अनुसूची में विधान परिषदों में सीटों की संख्या और चौथी अनुसूची में विधान परिषदों के चुनाव के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण की बात की गई है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं कि इन अधिनियम के महत्व क्या है और इनकी प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो इसका जो पहला महत्व है, यह अधिनियम जवाबदेही और पारदर्शिता लाता है, इसलिए इसका महत्व है। दूसरा, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है, इसलिए इसका महत्व है। तीसरा, चुनाव में प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर यह कैपिंग लगाता है, इसलिए इसका यह महत्व है। फिर यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसकी बात करता है, इसलिए इसका महत्व है। दूसरा, भारतीय राजनीति का प्राधिकरण करता है, इसलिए इसका महत्व है। यह संसद में भारत गणराज्य के हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है, इसलिए इसका महत्व। फिर यह परिसीमन आयोग का गठन करता है, संचालन करता है, इसलिए इसका महत्व है। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसकी हमने बात की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है, अर्थात बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट जो नागरिक है वह अपने प्रत्याशी को चुनते हैं और वही उनको विधानसभा या विधानमंडलों में या सदनों में रिप्रेजेंट करता है। यह भ्रष्ट आचरण पर कैपिंग करता है, लगाम लगाता है, इसलिए इसका महत्व है। अब दोस्तों बात करते हैं इस अधिनियम की कुछ चुनौतियों के बारे में। तो इसके पास स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी है, यह इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। फिर राजनीतिक दलों पर खर्च की कोई सीमा नहीं है, हालांकि यह कैपिंग लगाता है पर वह कैपिंग ट्रू नहीं है, यह इसकी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर सार्वजनिक धन जो होता है, पब्लिक मनी जो होती है और जो आधिकारिक मशीनरी होती है, उसका दुरुपयोग भी चुनाव में देखा जाता है, यह इसकी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर उम्मीदवारों का जो विवरण है उनका खुलासा न करना। दोस्तों जब उम्मीदवार किसी भी सीट से नामांकन करते हैं तो वह एक हलफनामा दायर करते हैं, उस हलफनामे में वह अपनी संपूर्ण जानकारी दर्ज करेंगे ऐसा माना जाता है, परंतु कुछ प्रत्याशी अपनी जानकारियों को छुपा देते हैं, जिनको ट्रैक कर पाना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, टास्क है, जो कि इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात यह इसकी एक चुनौती है। फिर भारत के चुनाव आयोग की जो निर्भरता है कहीं ना कहीं वो न्यायपालिका पर भी है और संसद पर भी है, इसलिए इसका ट्रूली स्वतंत्र न होना भी इसकी एक चुनौती है। अब बात करते हैं कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उस अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें 1966, 1998, 2002 और 2010 में 4 संशोधन किए गए। 1966 में जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में जो चुनाव के न्यायाधिकरण हैं उनको समाप्त किया गया। चुनाव की जो याचिकाएं थी वो भारत के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दी गई और धारा 137 को हटा दिया गया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे सुनवाई की जाने लगी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन था। 1988 का जो संशोधन था वो संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस अधिनियम के 21 के साथ संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा जो मतदाता के पंजीकरण की न्यूनतम आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था। दूसरा, इसमें अगर बूथ कैप्चरिंग होती है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी होती है, उसके कारण मतदान को स्थगित करने या रद्द करने की प्रक्रिया शामिल थी। फिर 2002 में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में जो नागरिक अपने प्रत्याशियों को मतदान कर रहे हैं उनको उस प्रत्याशियों से संबंधित किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार हो, इसके लिए संशोधन किया गया। तो इसने धारा 33A को जोड़ा जो नागरिकों को सूचना के अधिकार देता है, यानी आरटीआई इसके अंदर लाया गया। यानी कि 2002 के संशोधन में अधिनियम 1951 को आरटीआई के तहत लाया गया, अर्थात 33A के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए एक हलफनामा दायर करना चालू करा दिया गया उम्मीदवारों के द्वारा। फिर 2010 का जो संशोधन था, उस संशोधन की भी बहुत ही बड़ी महत्ता है। क्यों? क्योंकि उस संशोधन ने
जो 2010 का संशोधन था, 2010 का नियम 36 जो था, उसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1950 की धारा 43 में संशोधन किया और कहा कि भारतीय निवासियों को वोट देने का अधिकार है, भले ही वे काम के कारण, स्कूल के कारण या विदेश में भारतीय राजनयिक के तौर पर दायित्वों को निर्वहन करने के कारण विदेश में रह रहे जो लोग हैं, वो जो कि अपने सामान्य अधिवास से दूर है, उनको भी मतदान करने का अधिकार है। अर्थात 2010 का अधिनियम भारतीय नागरिक किंतु अपने अधिवास से दूर, जो भारत से दूर विदेशों में जो नागरिक हैं, उनको मतदान करने का अधिकार देता है, बशर्ते वह भारत के नागरिक हो। तो यह प्रमुख संशोधन था। अब दोस्तों, जैसा कि हमने बात की कि इस अधिनियम का महत्व था कि यह परिसीमन आयोग का गठन करता है। आपने सुना होगा कुछ दिवस पहले भारतीय संसद ने एक विधेयक पारित किया जिसमें कहा कि विमेन रिजर्वेशन जो है वो बढ़ाया जाएगा, वो इंक्रीज किया जाएगा। कहाँ? जो लोकसभाएं हैं, जो विधानसभाएं हैं या परिषद हैं, उनमें। लेकिन वह विधेयक अभी लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों, जब कभी भी ऐसी सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती है या उसके क्षेत्रों में या उसके एरिया में, क्षेत्रफल में चेंजेस किए जाते हैं, तो सर्वप्रथम डिलिमिटेशन करना पड़ता है और डिलिमिटेशन करने के लिए जनगणना की आवश्यकता होती है। तो इस विधेयक से, इस संशोधन अधिनियम से परिसीमन आयोग का गठन होता है, जिसका इसमें प्रावधान है। तो एक विधायी निकाय के साथ किसी राष्ट्र या प्रांत में भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीमाओं को परिसीमन के रूप में जो चेंजेस करने हैं, बदलाव करने हैं, उसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 यानी कि आर्टिकल 82 के अनुसार संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है। तो ये क्यों अभी लागू नहीं हो रहा है, ये वाला विधेयक जो संसद ने पारित किया? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले करनी पड़ेगी जनगणना। दोस्तों, 2021 में भारत की जनगणना प्रस्तावित थी, आम जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन 2021 में कोविड महामारी पूरे विश्व में होने के कारण, भारत में भी इसका बहुत बड़ा प्रकोप था, इसके कारण जनगणना संभव नहीं हुई, जिसे बढ़ाकर 2025 से 26 में प्रस्तावित कर दिया गया। तो दोस्तों, जब 25-26 में यह जनगणना हो जाएगी तो इस जनगणना के उपरांत ही पता चलेगा, क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और जनसंख्या जनगणना के पश्चात ही पता चलेगी। तो 2025-26 में जब जनगणना होगी, उसके पश्चात 2026 में या 27 में जब कभी भी होगा, तो डिलिमिटेशन किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा और उस परिसीमन के आधार पर पता चलेगा कि भारत के राष्ट्र या प्रांत में भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों और उनकी सीमाओं या सीमाओं का परिसीमन किस प्रकार से। तब उसके पश्चात सीटों की संख्या निर्धारित होगी और उस सीटों की संख्या के आधार पर विमेन रिजर्वेशन वाला जो विधेयक है, जो कह रहा है कि विमेन का रिजर्वेशन बढ़ेगा, वह लागू होगा। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो इस प्रकार के परिसीमन आयोग के गठन का हमको अधिकार देता है। तो जो भारत के निर्वाचन आयोग हैं और राज्य के निर्वाचन आयोग हैं, वो इस परिसीमन आयोग का हिस्सा होते हैं और उनकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है, इसके क्या महत्व हैं, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसमें कौन कौन से संशोधन हुए हैं और क्यों किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी दो जगहों से चुनाव में विजय प्राप्त करने के पश्चात भी चुनाव आयोग के द्वारा दो जगह से नाम निर्देशित नहीं होते हैं, दो जगह से भारत के किसी भी सदन में सदस्यता प्राप्त नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में बताया गया कंटेंट अच्छा लगा हो, जरूर हमें लिख भेजें।